नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस और ईरान सहित 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ मुलाकात की है। मुलाकात दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर एनएसए अजित डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद हुई। इस दौरान एनएसए अजित डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम के न केवल उस देश के लोगों के लिए अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में रूस, ईरान और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी भाग ले रहे थे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद आतंकवाद, कट्टरवाद और ड्रग्स की तस्करी के बढ़ते खतरों का सामना करने में व्यवहारिक सहयोग के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से बैठक हुई। डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह अफगान स्थिति पर क्षेत्रीय देशों के बीच करीबी विचार विमर्श, अधिक सहयोग और समन्वय का समय है। उन्होंने कहा, हम आज अफगानिस्तान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। हम सभी उस देश के घटनाक्रम पर करीबी से नजर रख रहे हैं। डोभाल ने उम्मीद जताई कि चर्चा सार्थक होगी। उन्होंने कहा, यह हमारे बीच करीबी विचार विमर्श का समय है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच विचार विमर्श अफगान लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा में योगदान देगा। भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों देशों ने इसमें हिस्सा लेने से इंकार कर दिया। बैठक में आम सहमति से कार्रवाई करने का फैसला लेने के बाद सभी 8 एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एनएसए मीटिंग में हुई चर्चा एवं लिए गए फैसले की जानकारी दी। सभी 7 एनएसए ने प्रधानमंत्री से कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की भूमिका बेहद अहम है और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मुताबिक समावेशी सरकार के गठन का प्रयास करने की जरूरत है। आर्यन खान ड्रग्स केस में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच छिड़ी लड़ाई अब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस हो चुकी है। बुधवार सुबह एनसीपी नेता ने प्रेस वार्ता कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगाए गए कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसके कुछ घंटे के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट ने इस लड़ाई को और तीखा कर दिया है। फडणवीस ने बिना किसी का नाम लिए ट्विटर पर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पंक्तियों को पोस्ट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, मैंने बहुत पहले सीखा था, कभी से मत लड़ो और उससे आप ही गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर इसे पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एथेनॉल खरीद के लिए तंत्र और पैकेजिंग के लिए जूट के इस्तेमाल जैसे फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दे दी है और इसके साथ ही कैबिनेट ने शर्करा सत्र 2020-21 के लिए अलग अलग कच्चे माल से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर लगी रोक के मुद्दे पर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेरने में जुटी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पूर्वांचली बहुल इलाकों में रथ यात्रा निकालकर लोगों की राय ले रहे हैं और वहीं दिल्ली बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि अगर सरकार ने छठ पूजा पर रोक लगाने के फैसले को वापस नहीं लिया तो मंगलवार को बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के साथ सीएम आवास पर प्रदर्शन करेगी। प्रेस वार्ता में मनोज तिवारी के अलावा विधायक अभय वर्मा, प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद रहे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामला अब जाली नोट की ओर मुड़ गया है। आज प्रेस वार्ता आयोजित कर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का कारोबार कर रहे थे। उनके ही संरक्षण में पाकिस्तान और बांग्लादेश तक यह कारोबार हो रहा था। एनसीपी नेता ने आरोप लगाया कि फडणवीस ने सीएम रहते हुए अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाले लोगों को ही राजनीतिक पद प्रदान किए। उन्होंने मुन्ना यादव नाम के एक व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जबकि वह माफिया था। इस पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। आरोप लगाया कि दाऊद के करीबी रियाज भाटी के जरिए सीएम फडणवीस धन उगाही का काम भी करते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सभा में जिन्ना को लेकर बयान दिया था। इससे लेकर काफी विवाद हुआ था। इस बारे में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। राजभर ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक जिन्ना की तारीफ किए करते थे और इसीलिए उनके विचारों को भी पढ़िए। जब इस बारे में और सवाल पूछे गए तो ओम प्रकाश राजभर भड़क गए। उन्होंने कहा, जिन्ना के अलावा आप लोग महंगाई का सवाल क्यों नहीं पूछते? यह सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हिंदू, मुसलमान और भारत पाकिस्तान हटा दीजिए तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। कानपुर के लिए एक गौरवशाली क्षण के रूप में बुधवार को मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटेक्निक डिपो में बटन दबाकर ट्रायल रन के लिए मेट्रो को रवाना किया। उन्होंने मेट्रो को अंदर से भी देखा। इस मौके पर उन्होंने 1 से 1.5 माह में मेट्रो को कानपुर की जनता के लिए चला देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के विपरीत समय के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर मेट्रो का काम 2 साल से भी कम समय में पूरा किया है। गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद यूपी में कानपुर 5वां शहर है जहां मेट्रो का संचालन शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्ट और लापरवाह रवैये की वजह से कानपुर मेट्रो देरी से शुरू हो पाई है। अगले 4 से 6 हफ्तों में कानपुर वासी अपने मेट्रो में सफर कर सकेंगे। कानपुर वासियों को अभी से अग्रिम बधाई। मेट्रो के संचालन से कानपुर को न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। केडीए सभागार में मुख्यमंत्री ने जीका संक्रमण रोकथाम के लिए बैठक की और जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि एनजीओ स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए। जीका प्रभावित क्षेत्र में सैंपलिंग तेज करने के निर्देश दिए। सीएमओ से सर्विलांस बढ़ाने को बोला। दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भीषण बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग के डीजीजीएम डॉक्टर एस बालाचंद्रन का कहना है कि तमिलनाडु के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नमः शिवायम ने घोषणा की है कि लगातार बारिश के कारण 10 और 11 नवंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।
समीर वानखेड़े ने कहा कि डीआरआई ने जो जाली नोट जब्त किए थे वे 14 करोड़ 56 लाख मूल्य के नहीं बल्कि 10 लाख रुपए के बराबर मूल्य के थे। इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। डीआरआई ने इस केस को लेकर एनआईए से संपर्क भी किया था। एनआईए ने ही इस केस को नहीं लिया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उनके संरक्षण में राज्य में जाली नोटों का धंधा फल फूल रहा था। हरियाणा के हिसार में आगामी अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित कर दिया जाएगा, जिसके तहत हवाई जहाजों का आवागमन शुरू होगा। दरअसल हिसार में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे आगामी मई 2022 तक तैयार कर दिया जाएगा और इसी कड़ी में सितंबर 2022 तक एयरपोर्ट में लाइटिंग का कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में हिसार के विकास के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है, जिससे हिसार को एक सुव्यवस्थित शहर बनाया जा सके। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के परिपत्रों का एक संग्रह जारी किया है। मार्कफेड मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिपत्रों का यह संग्रह बैंक कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में एक रेडी रेकनर के रूप में कार्य करेगा। यह दैनिक कामकाज के लिए उपयोगी है, जिससे समय की बचत होगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह भी कहा कि इससे किसानों के लिए ऋण वितरण और निर्णय लेने में तेजी आएगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र में एक अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया। राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ छावनी में स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। 100 साल पूरे होने और अपने युद्ध नायकों की याद में 9 नवंबर 2021 को लखनऊ से राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ तक 187 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए एक अल्ट्रा मैराथन रैली का आयोजन किया गया। अल्ट्रा मैराथन का उद्देश्य 100 गौरवशाली वर्षों को याद करना और इसके साथ ही साथ सभी नागरिकों के लिए एक सर्वोपरि आवश्यकता के रूप में फिटनेस और अक्षय स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना और शहीदों को श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने हमारे सुरक्षा और सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अल्ट्रा मैराथन का लखनऊ छावनी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और कन्नौज, तालग्राम, कमालगंज होते हुए फतेहगढ़ सैन्य छावनी से समाप्त हुई। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने भरत बेनीवाल को नोटिस दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है। पार्टी में रहकर जिनकी पहचान बनी वो अगर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं तो गलत है। गोगी ने कहा कि बहुत सारे लोग ने उस तरह से ऐलानाबाद चुनाव में काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय करनाल दौरे के दौरान 509 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 12 परियोजनाओं जनता को समर्पित किए। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को अपने कार्यक्रम के दौरान करीब 225 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इस बार आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर आशा बहनों एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय देगी। यूपी सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक बार उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोरोना में अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी हैं। मानदेय उनका हक है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। आशा बहनें सम्मान के हकदार हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी अहम रहने वाला है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 1 महीने तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के माध्यम से विपक्ष कई मुद्दों पर देश का ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार संसद में के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से हो सकती है और 23 दिसंबर तक जारी रह सकता है। नेपाल की सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना में भी जनरल की उपाधि दी जा रही है। प्रभु राम शर्मा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के आमंत्रण पर 4 दिन की भारत यात्रा पर आ चुके हैं और इस मौके पर उन्हें भारतीय सेना में जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रभु राम शर्मा को इसी साल सितंबर में नेपाल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से युद्ध एवं रणनीति में एमफिल की डिग्री ली हुई है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सेना के टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी ली हुई है। 1984 में प्रभु राम शर्मा ने नेपाल सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमिश्नर लिया था और इसी साल वे सेना के जनरल बने हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपये लीटर महंगा बिक रहा है, वहीं डीजल 2 रुपये लीटर महंगा बिक रहा है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रमुख अनुराग नारायण ने कहा है कि दिल्ली की सीमा 15 किलोमीटर तक पड़ोसी राज्यों से लगती है और इसलिए दिल्ली वाले पड़ोसी राज्यों में जाकर पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से छठ व्रतियों के लिए बेहतर व्यवस्था की हुई है और जगह जगह छठ घाट बनाए गए हैं। वहीं छठ पर्व को लेकर सियासत भी जारी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति नहीं होने के बावजूद बुधवार को दोपहर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने आईटीओ के पास यमुना के घाट पर बैरिकेड हटाकर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पूर्ण रूप से खुल गया है। उन्होंने कहा कि मैं यहां शाम तक रहूंगा और विधि विधान से पूजा भी करूंगा। उत्तराखंड के 21वां राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां आज अपने हल्द्वानी दौरे पर रहे तो वहीं सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में देश के शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए एक अनुभूति रही थी और वह उन्हें नमन करते हैं। दिनाजपुर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ पूर्वांचल समाज के द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नगर पंचायत के द्वारा छठ घाट पर बनाए जा रहे टीन शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्वांचल समाज पूरे देश में छठ पूजा का आयोजन करता है। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता को रिझाने के लिए घर घर भाजपा हर घर भाजपा कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मीरा नगर बूथ संख्या 87 पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का काम करेंगे।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लग गए हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 21 सवालों को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी जसपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता यूनुस चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी अपने चरम पर है और जसपुर क्षेत्र में विकास के नाम पर, बिजली के नाम पर कोई ठोस नीति नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर सुशांत सिटी के पास एक किसान का शव नीम के पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के संगठन का सदस्य था। वह अपने गांव की ट्रॉली में अकेला ही रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडरी कपड़ा और रेडीमेड व्यापारी संघ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने व्यापारियों को संबोधित किया। सीएम बघेल ने कहा कि व्यापार का पहिया ग्राहक की जेब में पैसा होने पर घूमता है। जब जेब में पैसा होता है तब ग्राहक क्वालिटी और ब्रांडेड सामग्री देखता है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सीएम बघेल ने नई पहल की है। लोगों से जुड़ी जरूरतों का पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दिव्यांग खिलाड़ियों की ओर से अच्छे खेल का प्रदर्शन कर देश के लिए मेडल लाने के क्रम में सम्मान समारोह का आयोजन मेरठ में आयोजित किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए यूपी के अमेठी से भी 9 दिव्यांग खिलाड़ियों को आज मेरठ रवाना किया गया। मेरठ में खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के साथ साथ मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिलेगा। अमेठी उप जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मेरठ के लिए बस को रवाना किया। बच्चों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया। जनपद के दिव्यांग खिलाड़ियों में मेरठ जाने को लेकर उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नेहरू अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के बाद शिवराज सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र और उसकी आपूर्ति लाइन स्थापित की गई है, इसलिए अग्नि सुरक्षा अब अधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपना विस्तार करती नजर आ रही है, जिसको लेकर समय समय पर कार्यकर्ताओं को मीटिंग के जरिए जोड़ने की कोशिश भी की जाती है। वहीं इसी कड़ी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठाकर आयोजन किया। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मंडलम, सेक्टर और बूथ ही पार्टी की नींव है, इन्हें कैसे मजबूत करना है, इस पर विचार करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश शिवपुरी के करैरा तहसील में पुलिस के लाठीचार्ज से एक मासूम की जान चली गई है। वहीं दरअसल रामनगर गधाई गांव में मंगलवार को पुलिया के नीचे पाइप डालने को लेकर ग्रामीण और पुलिस के संघर्ष में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में एक बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं इससे गुस्साए एक समुदाय विशेष के लोग और भीम आर्मी ने धरना दिया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने की घटना में बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया है कि 48 घंटे में 14 बच्चों की मौत हुई है। सरकार के आंकड़े छुपा रही है। यह सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि बच्चों की हत्या का मामला है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि घटना के समय अस्पताल में 40 बच्चे थे, इसमें से 4 बच्चों की मौत घटना के में सामने हुई है।
मध्य प्रदेश में इंदौर लोकायुक्त ने आज भी तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,500 की रिश्वत लेते हुए उपयंत्री जनपद पंचायत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने जनपद पंचायत की उपयंत्री गीता विजयवर्गीय को उनके घर से 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उपयंत्री ने मकान के नक्शा पास कराने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग की थी। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।